इस कहानी की शुरुआत में हमें बताते हैं कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट मार्स यानी मंगल ग्रह पर हैं, जो कि अपने मिशन पर हैं। वो ऐसा मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अपने मिशन को रद्द करना है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुँचना है। और वह सभी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मार्क वॉर्डनी, जो कि एक एस्ट्रोनॉट और मॉडिस्ट है, उनसे कोई चीज टकराती है और वह उस तूफान में खो जाते हैं। हालांकि उनकी कमांडर उसे ढूंढने की खूब कोशिश करती हैं, लेकिन मार्क वॉर्डनी का कुछ पता नहीं चलता और ना ही उनसे कोई संपर्क हो रहा होता है। अब ये लोग समझते हैं कि मार्क वॉर्डनी इस दुनिया में नहीं रहे और ये सब आकर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब तूफान शांत होता है तब वहाँ पर दिखाते हैं कि मार्क वॉर्डनी अभी भी जिंदा है और उन्हीं के इक्विपमेंट में से एक रॉड उनके शरीर में चली गई है, जिससे उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है। वह किसी तरह उठकर अपने कैंप में पहुंच जाता है, जो कि एक शेल्टर वहां पर रहने के लिए बनाया होता है, और वह शरीर से उस रॉड को निकालता है। अब वह किसी से संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि संपर्क करने के सारे इक्विपमेंट तूफान में नष्ट हो चुके हैं। अब मार्क यहाँ पर अकेला है और उसके साथियों को यह लगता है कि मार्क की डेथ हो चुकी है। अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 4 साल बाद नासा का अगला प्रोजेक्ट यहाँ से 32 किलोमीटर दूर आएगा और उसे वहाँ पर पहुँचना होगा। लेकिन मार्क वॉर्डनी इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 साल तक का खाना नहीं है और अब उसे किसी तरह से खाने का इंतजाम करना होगा। इसलिए वह तय करता है कि वह यहाँ पर यानी मार्स पर खेती करेगा। उसके पास आलू होते हैं और वह यहाँ पर आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर पानी नहीं होता। वॉर्डनी एक मॉडेस्ट है, इसलिए उसे पता होता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो अब खेती करने की तैयारी करता है। एक जगह वह मिट्टी इकट्ठी करता है, उसमें आलू डालता है और उसे उगाता है, लेकिन अब उसे पानी बनाना है। पर अच्छी खबर यह होती है वॉर्डनी को पता होता है पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर जलाने से पानी बनता है और यहाँ पर वॉर्डनी के पास सारे साधन होते हैं। वह ऐसा ही करता है, लेकिन पहली बार जब वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से आ रहा होता है। लेकिन अगली बार वह हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है। अब वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से वाष्पीकरण होता है, जिससे छोटी छोटी बूंदें बनना स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी वहाँ पर बन जाता है। कुछ दिनों बाद वहाँ पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर वॉर्डनी को बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर यह ऐलान कर दिया जाता है कि वॉर्डनी इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी मीडिया में खबर आ जाती है और सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि भी दे देते हैं। पर अगले दिन उनकी ऑपरेटर मार्स पर पिक्चर देख रही होती है, तो वह ये देखती है कि मार्स पर उनके इक्विपमेंट थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह हो गए हैं। दरअसल वह यह सोलर पैनल थे जो मार्क वॉर्डनी ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे। वह अपने सीनियर को बुलाती है और वह लोग सब समझ जाते हैं कि वॉर्डनी मार्स पर अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं वह जिंदा है, लेकिन जब तक वहां पर हम पहुंचेंगे वह भूख से मर जाएगा। और उसका कहना कहीं ना कहीं सही भी होता है, क्योंकि अर्थ से मार्स तक पहुंचने के लिए उन्हें कई महीने का सफर तय करना पड़ेगा। वह जानते हैं कि वॉर्डनी के पास इतने लंबे समय तक के लिए खाना नहीं है। अब वॉर्डनी को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं। अब वह हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद उतरेगा, वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर उतरेगा। उसे वहाँ पर पहुँचना होगा और इस सफर को तय करने के लिए उसे करीब 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है उसे वह एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि उसके बाद उसे उसके सोलर पैनल को चार्ज करना होगा। वहाँ नीचे नासा में लोग खाना और मदद पहुँचाने के लिए तैयारी करते हैं, पर इन्हें पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये मार्स पे भेजेंगे उसे पहुँचने में 9 महीने लगेंगे, यानी कि पूरा 1 साल लगेगा। वही हमें दूसरी तरफ मार्स पर दिखाया जाता है कि वॉर्डनी की आलू की फसल को 48 दिन हो गए हैं। उसने 400 पौधे उगाए जो उसकी उम्मीद के अनुसार अच्छे उगे। अब वह आलू निकाल रहा है और छोटे आलू को वह दोबारा बो देता है। वॉर्डनी यहाँ खाद के लिए अपना मल इस्तेमाल करता है। वॉर्डनी जानता है अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया, भले ही वो कितने आलू उगा ले, लेकिन वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वह वहाँ से एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर एक
पाथफाइंडर होता है जो 1997 में खराब हो गया था और उसका संपर्क अर्थ से टूट गया था। और जब बॉटनी उस तरफ जाता है, नीचे से नासा की टीम जो लगातार सैटेलाइट से उसकी मूवमेंट पर नजर रख रही होती है, वह समझ जाती है कि मार्क बॉटनी पाथफाइंडर को लेने जा रहा है, क्योंकि वहाँ उसके अलावा और कुछ नहीं होता। पर यह बहुत पुराना सिस्टम होता है और यह मार्स से सिर्फ फोटो क्लिक करके भेज सकता है। ये बॉटनी उस कैमरे के आगे 3 बोर्ड लगाता है और उसमें बीच वाले बोर्ड पर यह लिखा होता है कि आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और लेफ्ट वाले पे यस और राइट वाले पे नो। नासा नीचे से उस पाथफाइंडर को कैमरे को यस की तरफ क्लिक करते हैं और बॉटनी समझ जाता है वह मुझे देख रहे हैं। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है और बॉटनी इसके बाद उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है और अब यह आपस में मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। नासा से उसे मैसेज किया जाता तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भिजवा रहे हैं। बॉटनी को यहाँ पर यह पता चलता है कि नासा ने उसको क्रू को यह नहीं बताया होता कि वह जिंदा है और यह जिस क्रू का मेंबर था वह अभी भी अंतरिक्ष में है और अर्थ की तरफ आ रहे हैं। अब नासा बॉटनी के क्रू को बता देती है कि बॉटनी जिंदा है। इससे उसके क्रू मेंबर को खुशी भी होती है और दुख भी। दुख इसलिए होता है कि वो बॉटनी को वहाँ अकेला छोड़ आए, पर अब वह कुछ नहीं कर सकते। अब मार्स पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तब जिस जगह पर उसने आलू उगाए होते हैं उस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सारी फसल बर्बाद हो जाती है और अब वह दोबारा फसल नहीं उगा सकता, क्योंकि जो वातावरण उसने बनाया होता है वह सारा का सारा वातावरण नष्ट हो जाता है। और अब हिसाब लगाया जाता है कि बॉटनी के पास जितने आलू हैं जिनसे वह जब तक जिंदा नहीं रह सकता तब तक अर्थ से मदद पहुंचेगी, यानी कि जब तक अर्थ से मदद पहुंचेगी वह भूख से मर चुका होगा। अब नासा उसे एक मैसेज भेजती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अब कम खाना खाना होगा ताकि जब तक तुम तक मदद पहुंचे तुम जिंदा रह सको। अब बॉटनी ऐसा ही करता है। जो खाना वो 1 दिन में खाता था अब उसे वह खाना 3 दिन तक चलाना होगा। और नीचे नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी करती है जिसमें उसके लिए खाना और ज़रूरी सामान होता है, लेकिन उन्हें यहाँ पर देर हो रही होती और वह उसकी टेस्टिंग नहीं करते और उसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉटनी की किस्मत एक और बार साथ नहीं देती। रॉकेट लॉन्च होने के बाद वह ब्लास्ट हो जाता है और इस बात से सब के सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि अब बॉटनी को कोई नहीं बचा सकता। उसके पास खाना नहीं है और उस तक कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। और जब बॉटनी को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया, वह टूट जाता है। वो नासा को एक मैसेज करता है, उसमें लिखा होता है कि यह संदेश मेरे माँ बाप को जरूर पहुंचाना। मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन हमें हर एक अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना कि मुझे यह काम बहुत पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ, और अगर मैं मर भी गया इसके पीछे मेरा नेक मकसद होगा। उनसे कहना मैं डरा नहीं। वही नासा पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है, पर चाइना नासा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। और अब 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से एक और बार लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है और यह एस्ट्रोडायनेमिक में काम करता है। रिच नासा की टीम को बॉटनी को बचाने का एक तरीका बताता है। जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू वापस आ रहा है, अगर वो अर्थ पर वापस न आकर अर्थ के चक्कर लगाए और जब वह अर्थ की ऑर्बिट के पास होगा, हम यहाँ से स्पेसशिप से पूरा जरूरी सामान पहुँचा देंगे और स्लिंग शॉट से जिससे आपके 5 क्रू मेंबर वापस आ रहे होते हैं उसे दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं, जिससे किसी भी यान को ग्रेविटी की मदद से अंतरिक्ष में किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। रिच कहता है जब उनका यान मार्स के पास पहुंचेगा उन्हें मार्स पे उतरना नहीं है, क्योंकि इनका ईंधन खत्म हो जाएगा और यह अर्थ पे वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि मार्स पे नहीं उतरना, बल्कि बॉटनी एबीबी जो कि मार्स पे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उससे बॉटनी को मार्स की ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब वह ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर पकड़ लेंगे। पर यह सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बॉटनी की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। पर वो ऐसा करते हैं तो वह बॉटनी के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी के क्रू जो अब घर वापस पहुंचने वाले हैं उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा और नासा यह तय करती है कि वह यह नहीं करेगी, क्योंकि वह बॉटनी की जान बचाने के लिए है, जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है और अब वह 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वहीं बॉटनी दूसरी तरफ उस काम को करने में लग जाता है जिसके लिए वह यहाँ पर आए थे, पर जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था।
वहीं दूसरी तरफ रिच वह लड़का जिसने नासा को बॉटनी को लाने का प्लान बताया था, वो किसी भी तरह इस प्लान को 5 क्रू मेंबर तक पहुंचा देता है और ये पांचों किसी भी तरह नासा की परमिशन के बिना बॉटनी को लाने का प्लान बनाते हैं। और जब नासा देखता है उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है तो वह समझ जाते हैं कि ये 5 एस्ट्रोनॉट बॉटनी को लेने जा रहे हैं और नासा उन तक उनका सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। इस काम में चाइना उनका साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ बॉटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वह मार्स की ऑर्बिट तक उस यान पर पहुंच जाएगा जिसका नाम हमिस है, जिसमें बॉटनी के 5 एस्ट्रोनॉट दोस्त लेने आ रहे हैं। बॉटनी अब लंबे 90 दिन के सफर के बाद उस जगह तक पहुंच जाता है जहां से वह मार्स से निकल सकता है, पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वजन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए बॉटनी को उसके लगभग सारे पार्ट निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वजन कम नहीं हुआ तो बॉटनी अंतरिक्ष तक पहुँच ही नहीं पाएगा। और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वह 5 मेंबर आ रहे हैं वह मार्स पे उतरा तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो वापस अर्थ पर उतर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बॉटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो कम करना होगा और बॉटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सभी सामान को उतारकर बाहर फेंकना पड़ता है। और अब बॉटनी ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, पर बॉटनी को ऐसा करना पड़ता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है। अब बॉटनी टेक ऑफ करता है, उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ने लगता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके साथ रेडियो से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो दबाव की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसलिए उनकी बात नहीं हो पाती। लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि बॉटनी की स्पीड बहुत तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। बॉटनी बोलता है कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद करूंगा और उससे जो हवा निकलेगी उसे दिशा देकर मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेमिस स्पेसशिप की स्पीड बहुत तेज होती है, इसलिए उन्हें वहां बॉम्ब बनाकर उसका एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है और अब उन्हें बॉटनी अपनी तरफ आता दिखाई देता है। अब स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर बॉटनी को पकड़ने जाती है, पर जिस रस्सी से वह बंधी होती है वह खत्म हो जाती है। अब बॉटनी तक पहुँचना नामुमकिन है। अब बॉटनी वही करता है जो उसने कहा था, वह अपने स्पेस सूट में छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है। उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है उससे वह अपने आप को दिशा देता है। किसी तरह से वह अपने कमांडर तक पहुंच जाता है जो उसे चेयर पर बैठकर लेने आया होता है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ने वाला होता है उसका हाथ छूट जाता है। जिस रस्सी से वह बंधी होती है बॉटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से यह बॉटनी को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और बॉटनी की जान बच जाती है। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब बॉटनी अर्थ पर आता है वो एस्ट्रोनॉट का इंस्ट्रक्टर बन जाता है। बॉटनी उन्हें यह सिखाता है कि दूसरी दुनिया में दूसरी जगह पर कैसे जिंदा रहा जाता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।